माननीय श्री पांडुरंग जी, हमारे भारत स्वाभिमान के महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी भाई श्री विष्णु जी, हमारे भारत स्वाभिमान के लातूर जिला अध्यक्ष भाई श्री वेंकट जी, हमारी भारत स्वाभिमान की लातूर जिला की महामंत्री बहन अंजुताई, मेरे पुराने सहयोगी और अब भारत स्वाभिमान के न्यायविद संगठन में लगे हुए भाई संजय माननीकर जी, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके सहयोग से मैं यहां उपस्थित हुआ हूं और आपसे मुझे बात करने का मौका मिला है। भारत स्वाभिमान का अभियान 5 जनवरी 2009 को परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया। हरिद्वार नगर से ये अभियान शुरू हुआ, अब धीरे धीरे भारत के 680 जिलों तक पहुंच गया। इस अभियान में लगभग 10,000 से ज्यादा पदाधिकारी केंद्र से लेकर और नीचे तक काम कर रहे हैं। 2,40,000 से ज्यादा योग शिक्षक रात दिन इस अभियान में तन मन धन से लगे हुए हैं। अगले 2 वर्षों में उम्मीद है कि 11 लाख योग शिक्षक और तैयार होंगे और अगले 4 वर्षों में इस अभियान के साथ 5 कोटि से ज्यादा लोग सदस्य के रूप में जुड़ेंगे, मेंबर बनेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। भारत में ऐसा माना जाता है कि अगर एक व्यक्ति कोई अभियान के साथ जुड़ जाता है तो वो कम से कम 10 लोगों को प्रभावित करता है। तो भारत स्वाभिमान में कोई एक व्यक्ति अगर सदस्य के रूप में भी जुड़ेगा तो कम से कम वो 10 भारत के नागरिकों को प्रभावित करेगा। ऐसा लगता है कि अगले 5 वर्षों में, 4 से 5 वर्षों में हम भारत के 50 कोटि नागरिकों को हमारे 5 कोटि मेंबर्स की मदद से प्रभावित कर पाएंगे और भारत के हर गांव में अगले 4 वर्षों में लगभग 2 योग शिक्षक हमारे पहुंच जाएंगे। भारत में लगभग 6,38,365 गांव हैं। हर गांव में हमारे 2 योग शिक्षक पहुंचे, इसकी पूरी तैयारी और कोशिश इस समय चल रही है और इसी कोशिश के रूप में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी एक जिले में 3 से 4 दिन के शिविर कर रहे हैं। अगर आप नियमित रूप से आस्था चैनल देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि इस समय स्वामी जी हरिद्वार में नहीं है। कभी वो बिहार में है, कभी महाराष्ट्र में है, कभी वो आंध्र प्रदेश में है, कभी वो हिमाचल में है। ऐसे अलग अलग राज्यों के जिलों में वो जा रहे हैं और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम भारत स्वाभिमान से जोड़ें। लक्ष्य हमारा क्या है, क्यों हम ये सब कर रहे हैं? भारत स्वाभिमान का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो ये है कि हमें व्यवस्था में बदल करना है, व्यवस्था को परिवर्तन करना है। हमारी जो आज की व्यवस्था है जिसमें हम जी रहे हैं, इसको पूरा बदलना है। हमारी आज की जो अर्थव्यवस्था है उसे बदलना है, हमारी कृषि व्यवस्था को बदलना है, हमारी चिकित्सा व्यवस्था को बदलना है, हमारी न्याय व्यवस्था को बदलना है, कानून व्यवस्था को बदलना है, प्रशासन व्यवस्था हमें बदलनी है। भारत में जिन जिन व्यवस्थाओं में हम जीते हैं उन सभी को बदलना है। आप पूछेंगे क्यों बदलना है, क्या जरूरत है? जरूरत यह है कि ये जिन व्यवस्थाओं में हम जी रहे हैं वो सब हमारी बनाई हुई नहीं है। इन व्यवस्थाओं को अंग्रेजों ने बनाया था और अपने स्वार्थ के लिए बनाया था। हम आज जिस न्याय व्यवस्था में कानून की मदद से कोई फैसला सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, ये सब अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है। हम हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, विद्यार्थी बनकर हम सीखते हैं या शिक्षक बनकर हम किसी को सिखाते हैं। हमारी की पूरी शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ भी है वो इस समय अंग्रेजों का बनाया हुआ है। इसी तरह हमारी अर्थव्यवस्था में जितने नियम चल रहे हैं वो सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। हमारे टैक्स के कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, हमारा बजट का नियम भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी को निकालने का हिसाब जोड़ा जाता है, जिसको जीडीपी कैलकुलेशन कहते हैं, ये भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है।
जीडीपी का डेट रेशियो जो कैलकुलेट होता है वो भी अंग्रेजों के बनाए हुए फॉर्मूले पे ही होता है। अर्थव्यवस्था के सारे नियम कायदे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, शिक्षा के सारे नियम कायदे अंग्रेजों के, न्याय के, प्रशासन के, सब नियम कायदे अंग्रेजों के हैं। आप अगर ये पूछेंगे कि ये जो नियम कायदे अंग्रेजों के बने हुए हैं वो हैं कितने, तो बहुत साल इस पर अभ्यास करते करते एक माहिती मिली, वो ये कि 34,735 नियम कायदे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। इन्हीं में हम जी रहे हैं। अब मैं और आप इस बात को गंभीरता से समझने की कोशिश करें कि अंग्रेजों ने ये सारे नियम कायदे बनाए थे, क्यों बनाए थे, अंग्रेज भारत में क्यों आए थे, क्या उनका उद्देश्य था, और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने जो नियम कायदे बनाए थे क्या वो अभी भी चल पाएंगे या हमारे लिए अभी भी उपयोगी हैं? शायद उत्तर मिलेगा नहीं। कारण उसका सीधा सीधा है, अंग्रेज भारत को लूटने के लिए आए थे और उन्होंने सारे नियम कायदे लूटने के लिए बनाए थे। एक भी नियम कायदा उन्होंने ऐसा नहीं बनाया जो भारत का भला करे। सारे के सारे नियम कायदे लूटने के लिए बनाए थे। और ये जो नियम कायदे उन्होंने बनाए, इसकी भारत के ऊपर जो उन्होंने लागू करने का काम किया, इसके पहले सारे नियम कायदे ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में, लोकसभा में, राज्यसभा में बहस किए गए हैं। अंग्रेजों की जो लोकसभा है जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, अंग्रेजों की जो राज्यसभा है जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, इसमें भारत के बारे में सारे नियम कायदों की बड़ी लंबी बहस हुई है, बहुत लंबी चर्चा हुई है। और ये बहस और चर्चा 1750 से शुरू हो गई थी और 1750 से लेकर 1947 तक वो चर्चा उनके यहां समय समय पर होती रही और उस चर्चा में से वो नियम कायदों का निर्माण करते रहे और उसको भारत में लागू करते थे। तरीका क्या था? अंग्रेजों की संसद में कोई फैसला होता था, उसको भारत में भेजा जाता था, उस फैसले को। यहां पर अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि होता था जिसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। थोड़े दिन उसको वॉयसराय भी कहा गया। गवर्नर जनरल और वॉयसराय में कोई बहुत अंतर नहीं होता, बस शब्द का फर्क है, ताकत दोनों की बराबर है, शक्ति दोनों की बराबर है। अंतर सिर्फ इतना था कि जब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला तब तक वो अधिकारी गवर्नर जनरल होता था और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर अंग्रेजों की संसद का शासन जब शुरू हो गया इस देश में, तो उसी गवर्नर जनरल को उन्होंने वॉयसराय कहना शुरू किया। जैसे 1860 के पहले, सन 1860 के पहले अंग्रेजों का जो सबसे मुख्य अधिकारी होता था वो गवर्नर जनरल था। सन 1860 के बाद वही अंग्रेजों का मुख्य अधिकारी वॉयसराय हो गया। वॉयसराय और गवर्नर जनरल की अगर ताकत का अंदाजा हम लगाना चाहें तो ऐसे लगाएं कि इस समय भारत में जो प्रधानमंत्री की ताकत है और इस समय भारत में राष्ट्रपति की जो ताकत है, दोनों को मिला दें। राष्ट्रपति की सारी ताकत, प्रधानमंत्री की सारी ताकत, दोनों को जोड़कर जितनी कुल ताकत बनती है वो गवर्नर जनरल की होती थी 1860 के पहले, और वही ताकत वॉयसराय की होती थी 1860 के बाद में। अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल और वॉयसराय भारत में आए उनकी कुल संख्या 84 थी। सबसे पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल जो इस देश में आया उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, वो 1750 में आया। और सबसे आखिरी वॉयसराय जो इस देश में अंग्रेजों का था उसका नाम था माउंटबेटन, जो 1947 15 अगस्त को भारत छोड़कर चला गया। तो रॉबर्ट क्लाइव से शुरू करके माउंटबेटन तक इस देश में 84 अंग्रेज अधिकारी थे, गवर्नर जनरल की हैसियत से या ठीक है गवर्नर जनरल की हैसियत से या वॉयसराय की हैसियत से। ये सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके नीचे फिर दूसरे पदाधिकारी होते थे।
उनकी कुल संख्या भारत में लगभग 51,316 थी। गवर्नर जनरल के नीचे काम करने वाले जो पदाधिकारी होते थे वो करीब 51,316 रहे हर समय, माने 51,316 अंग्रेज हर समय भारत में रहे 1750 से लेकर 1947 तक। तरीका क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की कंपनी थी, व्यापार करने के लिए बनी थी और इस कंपनी का गठन हुआ था सन 1599 में। 1600 में इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ। कंपनी पहले बनी, बाद में रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया। 1600 में जब ये कंपनी रजिस्टर की गई ब्रिटेन में, लंदन में, तब आपको उस समय की एक माहिती देता हूं तो आपको हंसी आएगी। सन 1600 में जब इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया तो कंपनी की जो इनिशियल पेड अप कैपिटल थी, कोई भी कंपनी बनती है उसकी शुरुआत में पूंजी लगाने के लिए, जिसको हम चुकता पूंजी कहते हैं, इनिशियल पेड अप कैपिटल कहते हैं, उससे कंपनी का अंदाजा लगता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का इनिशियल पेड अप कैपिटल रजिस्ट्रेशन के समय 0 था, 0 था, माने कंपनी में किसी की पूंजी ही नहीं लगी थी और कंपनी बन गई। बिना पूंजी के कंपनी बनी थी। ये दुनिया की सबसे अनोखी कंपनी थी जिसको बनाने में पूंजी नहीं लगाई गई। क्यों? जिन लोगों ने ये कंपनी बनाई थी उनके पास पैसे नहीं थे। तो आप बोलेंगे फिर कंपनी रजिस्टर कैसे हो गई? ये अंग्रेजों के कायदे ऐसे ही होते हैं, नियम ऐसे ही होते हैं। उनको जो करना है अपने लिए, वो कितना भी गैर कानूनी हो, गैर वाजिब हो, वो करेंगे। तो इस कंपनी को उन्होंने रजिस्टर किया, पूंजी इनके पास थी नहीं, पैसा इनके पास था नहीं, और ये कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में रजिस्टर हुई थी, ट्रेडिंग कंपनी के रूप में रजिस्टर हुई थी। लेकिन ट्रेड करने के लिए पैसा लगता है, व्यापार करने के लिए कुछ खरीदना पड़ता है, कुछ बेचना पड़ता है, दोनों में ही पूंजी की जरूरत होती है। लेकिन इस कंपनी के पास एक पैसा नहीं था और ये एक तरह से दिवालिया कंपनी थी, बैंकरप्ट कंपनी थी। फिर हुआ क्या? इस कंपनी के जो प्रमोटर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था एक, उन्होंने अंग्रेजों के राजा से ये कहा कि हमको व्यापार करने के लिए भारत में जाना है और इसके लिए आपका एक अथॉरिटी लेटर चाहिए और उसमें आप ये लिख के दीजिए कि ये कंपनी इंग्लैंड की या ब्रिटेन की सबसे अच्छी कंपनी है और इसको मैं भारत में व्यापार करने का अधिकार दे रहा हूं। और राजा ने जब वो लेटर लिखा तो इस कंपनी के डायरेक्टर से पूछा कि ये लेटर लिखने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप इसको ध्यान से सुनना, मुझे क्या मिलेगा? माने भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से होती है उसका ये नमूना है। तो ये कंपनी के प्रमोटर्स थे और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग थे, उन्होंने कहा कि हम भारत में जाकर जो भी व्यापार करेंगे उसका 5% आपको मिलेगा। राजा मान गया, उसने कहा ठीक है। फिर राजा ने पूछा कि मेरे जो अधिकारी हैं, राजा है, राजा के नीचे प्रधानमंत्री है, इंग्लैंड का सिस्टम तो ऐसा ही है, राजा होता है सबसे ऊपर या रानी होती है, फिर उसके नीचे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का पूरा मंत्रिमंडल। तो राजा ने पूछा मेरे प्रधानमंत्री को क्या मिलेगा और मेरे प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल को क्या मिलेगा? तो कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स ने कहा कि आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी 5% मिलेगा। फिर राजा ने कहा कि हमारे जो संसद में बैठने वाले सांसद हैं, जो खासदार हैं इंग्लैंड के, उनको क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा उनको भी हम देंगे, खासदारों को देंगे, जो राज्यसभा में है, लोकसभा में है, उनको भी देंगे। और फिर अंत में राजा ने कहा कि उसके नीचे जो प्रशासन चलाने वाले हमारे लोग हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसको क्या मिलेगा? तो कंपनी ने कहा उसको भी देंगे। तो कुल मिलाकर ये तय हुआ कि कंपनी भारत में जितना पैसा कमाएगी उसका कम से कम 25 से 30% राजा और उसके नीचे के अधिकारियों में बांटा जाएगा। 25 से 30% कंपनी के अधिकारी जो भारत में जाकर व्यापार करेंगे उनमें बांटा जाएगा और उसका एक हिस्सा अंग्रेजों के चर्च को दिया जाएगा और उसका एक हिस्सा कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे भविष्य में उनमें बांट दिया जाएगा। ऐसे करके ये सब बना।
पूंजी एक पैसा नहीं था, उनके पास व्यापार करने के लिए कुछ नहीं था। इस आधार पर ये सब बना और वो भारत में आ गए। भारत में उस समय राजा था, उसका नाम था जहांगीर। कंपनी बन गई थी 1599 में, रजिस्ट्रेशन हुआ 1600 में और भारत में वो आए सन 1618 में। 18 साल के बाद यहां आ गए। लेकिन उसके पहले कंपनी के कई एजेंट यहां घूमकर चले गए थे, आकर देख गए थे कि भारत कैसा है, व्यापार की क्या संभावना है, वगैरह वगैरह। मूल रूप से ऑफिशियली कंपनी आई 1618 में और जहांगीर के सामने उन्होंने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। वो दस्तावेज था इंग्लैंड के राजा का अथॉरिटी लेटर कि देखो हम इंग्लैंड की एक कंपनी है और भारत में आके व्यापार करना चाहते हैं। तो जहांगीर ने सबसे पहला सवाल पूछा था कंपनी के एक अधिकारी को जिसका नाम था थॉमस रो कि आप क्या व्यापार करेंगे भारत में। व्यापार का माने या तो कुछ खरीदें या तो कुछ बेचें। तो आपके पास खरीदने को पैसे हैं क्या, बेचने को कुछ आपके पास सामान है। तो कंपनी का जो अधिकारी था थॉमस रो, उसने कहा कि हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है और खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जहांगीर के सामने एक अंग्रेज अधिकारी बोल रहा है कि भारत में बेचने के लिए हमारे पास कोई सामान नहीं है और खरीदने को पैसे नहीं है। तो जहांगीर हंसने लगा और कहा फिर व्यापार कैसे करोगे। तो उस अधिकारी ने कहा कि हम आपसे उधारी में सब लेंगे। उधारी तो आप समझते हैं, उसको जाके लंदन में बेचेंगे, बेचने के बाद जो मुनाफा आएगा उसमें से पहले अपनी जेब में रखेंगे और फिर आपकी उधारी चुका देंगे। जहांगीर ने पूछा उधारी कितने दिन की होगी। तो उन्होंने कहा वो 1 महीने से लेकर साल भर तक की हो सकती है। यहां से बिजनेस शुरू हुआ। अब आप जरा सोचो जहांगीर कैसा राजा था जिसने इस बात के लिए मंजूरी दे दी। भारत का राजा और एक ऐसी कंपनी को मंजूरी दे रहा है जिसके पास खरीदने को पैसे नहीं है और बेचने के लिए कोई वस्तु नहीं। मैं आके लातूर में आपसे एक प्रपोजल रखूं कि मैं राजीव दीक्षित, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है व्यापार करने के लिए और मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं। लक्ष्मीकांत जी के साथ मैं बिजनेस करूं, आपके साथ बिजनेस करूं और प्रपोजल मेरा यह है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ना बेचूंगा आपको कुछ, ना खरीद पाऊंगा, आपसे सब उधारी में ले लूंगा लातूर से और ले जाके मुंबई में बेचूंगा, बेच के जो मुनाफा आएगा तब आपकी उधारी चुका दूंगा। आप मेरे साथ व्यापार करोगे? नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा। लेकिन जहांगीर ने कर लिया। यह प्रपोजल भी जहांगीर ने रिजेक्ट नहीं किया। मुझे उसकी बुद्धि पे तरस आता है। जहांगीर को भारतीय इतिहास में बड़ा राजा बताया गया, लेकिन इतनी कॉमन सेंस नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि एक कंपनी हमारे सामने आके कह रही है कि ना हम बेच पाएंगे कुछ आपको, ना हम आपसे खरीद पाएंगे, हम तो उधारी में सारा धंधा। तो दे दिया उसने लाइसेंस। और जब लाइसेंस लिखा गया कंपनी के लिए तो उसमें शब्द इस्तेमाल किया गया ट्रेड, TRADE। हम अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दे रहे हैं, जहांगीर की तरफ से ये लिखा गया। तो व्यापार की जगह जो शब्द था वो ट्रेड था। व्यापार और ट्रेड में बहुत अंतर है। आप बोलेंगे जी क्या अंतर है? अंग्रेजी का जो शब्द है ना ट्रेड, उसका भाषांतर हमने व्यापार किया है, लेकिन ट्रेड का खाली व्यापार से मतलब नहीं होता है। व्यापार का मतलब होता है कुछ खरीदना, कुछ बेचना। ट्रेड का मतलब और भी बहुत कुछ होता है। इंग्लैंड की पुरानी डिक्शनरी को अगर आप उठा के देखें, 15वीं 16वीं शताब्दी की जो डिक्शनरीज हैं, उसमें ट्रेड का मतलब है लूट मार। हमने ट्रेड का अर्थ लगा रखा है अपनी डिक्शनरी में, वो है व्यापार। 15वीं 16वीं शताब्दी की इंग्लैंड की सारी डिक्शनरी में ट्रेड का मतलब है लूट मार। बस यहीं पे हम फंस गए अंग्रेजों के साथ। जहांगीर ने यह सोचकर लाइसेंस दिया कि यह कंपनी व्यापार करेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका अर्थ निकाला कि जहांगीर ने हमको लूट मार करने का लाइसेंस दे दिया।
अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द धोखा देने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा भी धोखा देने वाली भाषा है, जिसमें से आप बहुत सारे अर्थ समझ नहीं सकते। दुनिया में ये अकेली भाषा है अंग्रेजी जो सबसे ज्यादा धोखा देती है। बहुत सारे उदाहरण मैं उसके दे सकता हूं। मैं अगर अंग्रेजी में कहूं कि ये व्यक्ति सन इन लॉ है, तो क्या अर्थ निकालेंगे आप? मैं कहूं कि कोई व्यक्ति आपका या मेरा सन इन लॉ है, सन इन लॉ, क्या मतलब है इसका? या तो जीजा होगा या तो साला होगा, यही अर्थ है ना। लेकिन अंग्रेजी में दोनों हैं, जीजा भी है साला भी है। मैं अगर हिंदी में या मराठी में कहूं कि ये जीजा है, तो 1 मिनट में आपको समझ में आएगा ये बहन का पति है। अगर मैं ये कहूं कि ये साला है, 1 मिनट में समझ में आएगा बहन का भाई है। सन इन लॉ, जीजा भी होगा साला भी होगा, समझ में नहीं आएगा ये है क्या। अंग्रेजी भाषा ऐसी धोखा देने वाली भाषा है। अगर किसी को ये कहें कि ये फादर इन लॉ है, ये नहीं समझ में आएगा कौन सा है, इधर वाला है कि इधर वाला है, लड़की वाला है कि लड़के वाला है फादर इन लॉ। फिर ये कहा जाए मदर इन लॉ है, नहीं समझ पाएंगे आप लड़की वाली है कि लड़के वाली है, वो दोनों ही हो सकती है। सिस्टर इन लॉ, बिल्कुल नहीं पता कर पाएंगे कि आप ये है कौन सा रिश्ता, सिस्टर इन लॉ। ऐसे अंग्रेजी में हजारों शब्द हैं, और ये शब्द अंग्रेजी में है उन विद्वान लोगों के द्वारा बनाए गए जो अंग्रेजी के बड़े महान विद्वान माने जाते हैं। भाषा ही पूरी धोखा देने वाली, समझ ही नहीं सकते। अगर मैं आपसे ये बोलूं सन, अब पता नहीं कौन सा सन, SUN भी हो सकता है, SON भी हो सकता है, SUN सूरज है, SON बेटा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, प्रोनाउंसिएशन एक ही है, सन। समझ ही नहीं सकते आप। ऐसे ही जहांगीर नहीं समझ पाया ट्रेड का मतलब क्या, उसने मतलब लगाया व्यापार, और अंग्रेजों के लिए मतलब था लूट मार, क्योंकि 15वीं-16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ट्रेड का मतलब ही था लूट मार। क्यों था मतलब लूट मार? क्योंकि 15वीं-16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कुछ भी पैदा नहीं होता था, तो व्यापार क्या करेंगे? कुछ पैदा नहीं होता था उस देश में, खेती होती नहीं थी क्योंकि जमीन अच्छी नहीं है, मिट्टी अच्छी नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं थी, और 1 साल में 8 महीने वहां धूप नहीं निकलती, सूर्य प्रकाश नहीं होता, तो खेत में कुछ पैदा नहीं हो सकता। और 1 साल में 8 महीने बर्फ जमा रहती है खेत में, जहां बर्फ जमा होती है खेत में 8 महीने, वहां घास भी पैदा नहीं होती, एक तन भी पैदा नहीं हो सकता। तो इंग्लैंड में खेती होती नहीं थी 15वीं-16वीं शताब्दी में। अब खेती नहीं होगी तो उत्पन्न कुछ नहीं है, और जो देश में खेती नहीं है वहां उद्योग नहीं हो सकते, क्योंकि उद्योग चलाने के लिए जो कच्चा माल लगता है, रॉ मटेरियल, वो खेत में से ही आता है। मान लो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलानी है, कापड़ उद्योग चलाना है, तो कापड़ उद्योग तो तब चलेगा जब कापूस हो आपके पास, कॉटन हो, और कॉटन पैदा होगा वो खेत में होगा, कारखाने में नहीं होगा। अब खेत में खेती नहीं होगी तो कॉटन नहीं होगा, कॉटन नहीं होगा तो कापड़ उद्योग नहीं हो सकता। मान लीजिए साखर उद्योग चलाना है, शुगर इंडस्ट्री चलानी है, तो ऊस चाहिए, बिना ऊस के साखर नहीं बनेगा। अब ऊस कहां उत्पन्न होगा? वो खेत में होगा, वो कारखाने में नहीं होगा। और इंग्लैंड में खेती नहीं होती थी, ऊस नहीं होता था, तो साखर नहीं बन सकती थी, तो शुगर इंडस्ट्री नहीं हो सकती। रबर इंडस्ट्री चलानी है मान लीजिए, तो रबर चाहिए। रबर उत्पन्न होने के लिए एक झाड़ लगता है, एक पेड़ होता है रबर का, जिसमें से दूध निकलता है, उस दूध को प्रोसेस करके रबर बनता है। अब वो झाड़ होगा तभी तो रबर बनेगी, रबर होगी तो रबर इंडस्ट्री चलेगी। इंग्लैंड में झाड़ ही नहीं है रबर पैदा करे, दूध पैदा करे, कोई इंडस्ट्री नहीं थी वहां पे, कोई उद्योग नहीं था। आप बोलेंगे
कुछ मेटेलिक इंडस्ट्री हो सकती है, जैसे आयरन इंडस्ट्री, लौह उद्योग। लौह उद्योग होने के लिए कच्चा माल लगता है, कच्चा माल चाहिए, आयरन ओर चाहिए। आयरन ओर इंग्लैंड में है ही नहीं, तो स्टील इंडस्ट्री चल नहीं सकती उनकी, कहां से चलाएंगे? तांबे का उद्योग है, मान लीजिए कॉपर इंडस्ट्री है, तो कॉपर का तो ओर चाहिए ना, ओर ही नहीं है उनके देश में। भगवान ने कुछ नहीं दिया उनको, बहुत गरीब हैं वो लोग, प्रकृति का दिया हुआ कुछ नहीं है। तो 15वीं 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड बहुत गरीब था, ना खेती होती थी ना उद्योग चलता था। अब खेती भी नहीं, उद्योग भी नहीं, तो व्यापार क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे? तो बात बिल्कुल सही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बेचने को कुछ नहीं था, क्योंकि उनके यहां कुछ पैदा ही नहीं होता था, बनता ही नहीं था। तब आपके मन में एक सवाल आएगा, फिर अंग्रेज जिंदा कैसे रहते थे? सारे अंग्रेजों का एक ही काम था, लूट मार, उसी पे जिंदा रहते थे। ये लूटमार क्या करते थे वो? इंग्लैंड दुर्भाग्य या सौभाग्य से समुद्र के किनारे का देश है, और दुनिया के किसी भी हिस्से में आप जाओ पानी के रास्ते से, पहले तो सब पानी के रास्ते से ही होता था, तो इंग्लैंड बीच में ही पड़ता है, ऐसा रास्ता है। आपको अफ्रीका जाना है, इंग्लैंड होके ही जाना पड़ेगा। आपको लैटिन अमेरिका जाना है, इंग्लैंड होके ही जाना पड़ेगा। आपको अमेरिका जाना है, इंग्लैंड होके ही जाना पड़ेगा। तो सारे जल मार्ग के रास्ते ऐसे थे उस समय कि इंग्लैंड बीच में पड़ता था और लंदन बिल्कुल समुद्र के किनारे है। तो होता क्या था कि उस जमाने में पानी के जहाजों से जो व्यापार करने के लिए व्यापारी जाते थे दूसरे देश में, अंग्रेज उन पानी के जहाजों को लूट मार किया करते थे, ये उनका बिजनेस था। और पानी के जहाजों को लूटमार करके जो धन मिलता था उससे उनका देश चलता था। ये था उनका मुख्य बिजनेस, मुख्य काम, लूटमार। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, ये जो पानी के जहाज जाते थे व्यापार करने के लिए, ये किस देश के जहाज होते थे? सबसे ज्यादा जहाज होते थे भारत के, और दूसरे नंबर पर थे चीन के। चीन और भारत पिछले 3000 वर्षों से विश्व व्यापार करने वाले सबसे बड़े दो देश हैं, चीन और भारत। 3000 साल से भारत ने 3000 साल विश्व व्यापार किया, जिसको आप आज की भाषा में कह सकते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस। चीन ने लगभग 3000 साल एक्सपोर्ट बिजनेस किया। तो भारत के व्यापारी जहाजों में बहुत सारा सामान भर के इंग्लैंड के रास्ते दुनिया के देशों में बेचने को जाते थे। अंग्रेज इन जहाजों को लूटते थे। भारत के जहाजों को लूटने पर उनको बहुत सारा माल मिलता था, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के मिलते थे। तो अंग्रेजों को लालच था कि ये भारत का कोई भी जहाज आता है, हम उसको जब लूटते हैं तो उसमें सोने के सिक्के मिलते हैं, तो भारत में ही चलकर लूटे तो कितना सोना मिलेगा। इसलिए उन्होंने कंपनी बनाई और भारत में लाकर उसको लूट मार के लिए स्थापित किया। और जहांगीर से जब लाइसेंस उनको मिला तो उस लाइसेंस के आधार पर सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत शहर में लूटमार की थी। सूरत के एक पारसी व्यापारी को अंग्रेजों ने लूटा था लाइसेंस मिलने के 40 दिन के बाद, और वो व्यापारी से सोना चांदी हीरे जवाहरात लूटकर अंग्रेजों ने आर्मी बनाई थी, सेना बनाई थी। और वो सेना की मदद से फिर 20 50 सैकड़ों व्यापारियों को लूटा था। फिर ये व्यापारी शिकायत करने जहांगीर के पास गए कि आपने एक ऐसी कंपनी को लाइसेंस दिया है जो हमारे घरों में घुसकर लूटती है। तो जहांगीर ने बुलाया थॉमस रो को अपने दरबार में और कहा कि मैंने तो आपको व्यापार करने का लाइसेंस दिया है। तो उसने कहा कि आपने ट्रेड करने का लाइसेंस दिया है हमको, और इंग्लैंड में ट्रेड का मतलब है लूटमार, तो हम लूटमार कर रहे हैं। तब जहांगीर को पता चला कि अंग्रेजी कितनी धोखा देने वाली भाषा है। उसने फिर इनको कहा कि मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। तो कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि आप कर दो, लेकिन हम नहीं मानते उसको, हम तो लूटेंगे ही, अब आपसे झगड़ा करेंगे।
युद्ध करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, आपको जो करना है करो, अब तो हम लूटमार बंद नहीं करेंगे। और अंत में परिणाम क्या हुआ? जिस ईस्ट इंडिया